हेलो दोस्तों, आपने इसके पहले संविधान क्या है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने समझा। आज हम जैसा कि कहे थे कि हम आज की जो टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं वो संविधान की संरचना। जाइएगा मत मित्र, यही एक ऐसी टॉपिक है जो एक तरीके से आपका आधार तैयार करेगी। जैसे किसी मकान की बनाने के लिए या इमारत की तैयार करने के लिए एक आधार की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से बिना संविधान की संरचना को अच्छे तरीके से समझे हुए आप समाज पर एक अच्छी समझ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये एक बेसिक ज़रूरत होती है कि मुझे संविधान की संरचना को समझना चाहिए। तो आइए संविधान की संरचना को हम समझते हैं। देखिए मित्र, संविधान की संरचना की अगर हम बात करें तो जब हम भी शुरुआत में पढ़ते थे तो संविधान के 3 अंग, राज्य के अंग में समझ नहीं पाता था तो इसका क्या मतलब होता था। मतलब दोनों का एक ही है, चाहे हम राज्य बोलें चाहे संविधान बोलें। कैसे, जरा आज ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मित्र, वैसे तो हम कहते हैं कि संविधान के 3 अंग, यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान के 3 अंग होते हैं। कितने अंग? 3 अंग। एक अगर हम अंग की बात करें, संविधान के 3 अंग की अगर हम बात करें तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि संविधान के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहले बात कर लेते हैं संसद, और दूसरी बात कर लेते हैं कार्यपालिका, और तीसरे अगर हम बात कर लेते हैं न्यायपालिका। जी हाँ, संविधान के यही 3 अंग बताए जाते हैं: संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्लियर? अब अगर हम कहें कि हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, और जब सत्ता का विकेंद्रीकरण किया तो किसके माध्यम से किया? संविधान के माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। संविधान के माध्यम से सत्ता का जब विकेंद्रीकरण करेगा तो पहला होगा केंद्र सरकार, दूसरा होगा राज्य सरकार, और तीसरा कौन सा है मित्र? स्थानीय स्वशासन। क्लियर? अब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि 12 और 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, तो सत्ता का संविधान के 3 अंग, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है इन तीनों अंग में। यानी कि केंद्र भी अपने आप में एक राज्य है और राज्य सरकार भी अपने में एक राज्य है, और स्थानीय स्वशासन भी अपने आप में एक राज्य है। तो केंद्र के भी 3 अंग हो जाएंगे, राज्य के 3 अंग हो जाएंगे, स्थानीय स्वशासन के भी 3 अंग हो जाएंगे। यानी कि जो संविधान के 3 अंग मैंने यहाँ पे लिखा है वही केंद्र सरकार के भी 3 अंग माने जाएंगे। यानी कि केंद्र सरकार में हम किसकी बात करेंगे? संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात करेंगे। और वही चीज़ हम राज्य में जब बात करते हैं तो जहाँ पे संसद है वहाँ पे विधानमंडल हो जाता है, और जहाँ पे कार्यपालिका केंद्र में वहाँ पे वो कार्यपालिका और न्यायपालिका सेम ही रहता है। क्लियर? तो वही हम कहते हैं कि राज्य के 3 अंग बोले या संविधान के 3 अंग बोले, उसका मतलब एक ही है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, जिसको आप सुने होंगे कि 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा। यानी कि राज्य सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकती है और केंद्र सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, स्थानीय स्वशासन किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, जो राज्य के द्वारा डेडिकेट किया जाता है। क्लियर? तो ये 3 अंग वहाँ पे भी होंगे। तो आइए समझते हैं और डिटेल से। संसद की बात कर लेते हैं। तो पहले हम संसद की बात समझेंगे मित्र, संसद। फिर उसके बाद हम कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में समझेंगे। अगर हम संसद के बारे में बात करें तो संसद के 3, एक होता है राष्ट्रपति, और एक होता है मित्र राज्यसभा, और एक होता है लोकसभा। जी हाँ, ये संसद के 3 अंग हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है, संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। लेकिन जब कभी पूछे आपसे
कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो आप क्या बताइएगा? तो आप ये बताइएगा कि संसद के 2 ही सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। राष्ट्रपति संसद का सदन नहीं होता है, राष्ट्रपति अंग है। तो इसमें कभी पूछ देता है कि संसद के तो 2 सदन होते हैं, अंग तो 3 होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। अभिन्न अंग इसलिए कि कानून के निर्माण करने में इसकी प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है, लेकिन कानून बनाने में इसका हस्ताक्षर होने में भूमिका रखता है। और संसद का विघटन होने पर, या तो आप कह सकते हैं संसद का विघटन हो जाए या मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाए, जब कानून नहीं बनता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। तो कानून के संदर्भ में राष्ट्रपति को भी अंग के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन सदन के रूप में नहीं स्वीकार किया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति को एक अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है। तो फिर से सुनिएगा, संसद के 2 सदन और अंग की बात करें तो 3। संसद को और कई नाम से जाने जाते हैं। तो शुरुआत में जब हम पढ़ते थे तो मेरे सामने विधायिका, व्यवस्थापिका और संसद, ये 3 शब्द आते हैं। जी हाँ, ये 3 शब्द सुनने को मिलते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो संसद हैं, इसे संसद को हम विधायिका के भी नाम से जानते हैं। इसे संसद को हम विधायिका के नाम से भी जानते हैं, और इसे संसद को हम व्यवस्थापिका के भी नाम से जानते हैं। व्यवस्थापिका, जी हाँ, इसे संसद को हम व्यवस्थापिका के नाम से भी जानते हैं। ये बात समझने का प्रयास करिएगा। इसे संसद को हम व्यवस्थापिका के नाम से भी जानते हैं। 3 नाम हैं, संसद, विधायिका और व्यवस्थापिका। ये 3 नाम से जाना जाता है। अब बच्चे जब शुरुआत में तैयारी करते हैं तो उनके सामने ये आ जाता है कि विधायिका, संसद और व्यवस्थापिका, क्या तीनों अलग हैं? नहीं, तीनों अलग नहीं। तीनों जो है मित्र वह एक ही है। अब देखिए, ये तो बात हो गई किसकी? संसद की बात हो गई या व्यवस्थापिका की बात हो गई। अब हम आते हैं कार्यपालिका के संदर्भ में, देख लेते हैं कि वास्तव में कार्यपालिका के कितने भाग होते हैं। जी हाँ, तो बहुत ध्यान से समझिएगा और यहाँ पे किस तरीके के प्रश्न पूछा जाता है ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, अच्छा इसको हम किसको एग्जाम्पल देके बता रहे हैं? केंद्र सरकार पर एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। अगर हम केंद्र सरकार में देखें तो केंद्र सरकार में भी कार्यपालिका का रोल होता है। जी हाँ, कार्यपालिका की अगर हम बात करें, अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? अगर हम देखें कार्यपालिका के 2 भाग होते हैं। एक होता है अस्थायी कार्यपालिका और एक होता है अस्थायी कार्यपालिका। जी हाँ, अस्थायी कार्यपालिका में हम बात करते हैं, एक तरफ राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति, और एक तरफ हम बात करते हैं पीएम और प्लस मंत्रिपरिषद। अस्थायी कार्यपालिका 5 साल के बाद ये क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं, क्योंकि चुनाव 5 साल बाद होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति होता है ये हमारे देश का, आपको जो राष्ट्रपति स्पेशल पढ़ाएंगे तो वहाँ भी बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमारे देश का ये अवास्तविक प्रधान होता है। अवास्तविक प्रधान होता है। अब क्यों होता है ये चीज़ें हम आपको राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। और हमारे देश का जो वास्तविक प्रधान होता है, पीएम हमारे देश का वास्तविक प्रधान होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे देश का वास्तविक प्रधान पीएम होता है। क्लियर? वास्तविक प्रधान कौन होता है? पीएम होता है। ये चीज़ आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब आते हैं अस्थायी कार्यपालिका में हम चर्चा करते हैं नौकरशाह।
देखिए मित्रों, नौकरशाह का नाम तो आपने सुना होगा। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी भर्ती है जो केंद्र सरकार कहलाती है, करती है। जैसे आपने नाम सुना होगा संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग, ये जो संघ लोक सेवा आयोग जो भर्ती कराती है, वो किसके नौकरशाह होते हैं? वो केंद्र सरकार के नौकरशाह होते हैं। यानी कि केंद्र सरकार उनकी नियुक्ति करेगी और केंद्र सरकार उनका वेतन भी देगा। तो ये नौकरशाह होते हैं। इनका ध्यान रखिएगा मित्र, इनका क्या होता है? इनका हमेशा चुनाव होता है एक तरीके से, और इनका क्या होता है? चयन होता है। अब जब इनका चयन होगा तो ये कितने वर्ष के लिए होंगे? 60 वर्ष के लिए होंगे। कितने वर्ष के लिए होंगे? 60 वर्ष के लिए होंगे। इनका चयन होता है, ये ध्यान में रखिएगा। 60 वर्ष के लिए होते हैं, इसलिए इनको अस्थाई कार्यपालिका कहा जाता है। इनको अस्थाई कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके चयन होने के बाद ये 60 साल तक बने रहते हैं, और ये 5 साल के बाद हट भी जाते हैं, और उसके पहले भी हट सकते हैं। लेकिन नियमतः ये 5 साल के बाद हट जाते हैं, ये 60 साल तक बने रहते हैं। तो ये अस्थाई कार्यपालिका हो गए। क्लियर? केंद्र सरकार में एक ही कोर्ट होता है जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, केंद्र सरकार में एक ही होता है, उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा। तो आपने देखा संसद, यानी कि संविधान के 3 अंग, एक संसद जिसको विधायिका व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं, कार्यपालिका जिसको अस्थाई और अस्थाई कार्यपालिका को 2 भागों में इन्हें विभाजित किया, और फिर इसके बाद न्यायपालिका, ये न्याय देने की सबसे ऊपर की कोर्ट होती है, सुप्रीमो होती है। इसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होता है न्याय देने के संदर्भ में। क्लियर? तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें यहाँ पे देखा। इसी तरीके से ये केंद्र सरकार के कहिए या तो संविधान के, तो केंद्र सरकार के 3 अंग या संविधान के 3 अंग, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आते हैं हम इसी चीज़ को राज्य के रूप में अगर हम डिवाइड कर लें, तो राज्य के रूप में हम देख लेते हैं मित्र। तो राज्य के भी 3 अंग होते हैं, जरा उस चीज़ को भी देख लेते हैं। अब देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जाइएगा मत। संविधान की संरचना को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं संविधान के 3 अंग के बारे में। मैंने यहाँ कहा कि राज्य सरकार के भी 3 अंग होते हैं। राज्य सरकार, और आप जानते हैं यूपी, एमपी, गुजरात, ये सब क्या है? ये सब तो राज्य तो ही हैं, सब तो राज्य हैं। अब हमारे भारत में हर राज्य के भी 3 अंग होते हैं, वो देख लेते हैं। पहला तो हम देख लेते हैं विधानमंडल। अब आप कभी कभी ये नाम भी मुझे अजीब लगता था कि आखिर ये विधानमंडल होता कहाँ था। आज आप भी जान जाएंगे कि विधानमंडल होता क्या है। इसके बाद कार्यपालिका यहाँ भी होता है, और यहाँ पर देखेंगे तो न्यायपालिका यहाँ पर भी है। ठीक है, लेकिन ये राज्य सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, केंद्र सरकार की बात तो मैंने कर लिया। तो विधानमंडल यही कानून बनाती है, यही कानून बनाने का कार्य करती है। अब जरा समझते हैं कानून बनाने के संदर्भ में। ठीक उसी तरीके से इसको भी 3 भागों में बांट दिया जाता है। राज्यपाल और विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद और विधानसभा, ये राज्यपाल, ये विधान परिषद और ये विधानसभा। अब जरा समझिए, पढ़ते समय हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो स्थिति केंद्र में राज्यपाल की होती है वही स्थिति राज्य के स्तर पर किसकी होती है? राज्यपाल की होती है। जो स्थिति केंद्र सरकार में राज्यसभा की होती है वही स्थिति राज्य सरकार में किसकी होगी? विधान परिषद की होगी। जो स्थिति केंद्र सरकार में लोकसभा की होती है वही स्थिति राज्य में विधानसभा की होती है। पूरे देश में एक ही लोकसभा होगी,
ये ध्यान रखिएगा, और पूरे देश में एक ही राज्यसभा होगी। लेकिन विधानसभा जितने भी लगभग केंद्र शासित 2 राज्य दिल्ली और पांडिचेरी, इसके अलावा जो बड़े राज्य हैं वो सारे राज्य में विधानसभा है। लेकिन हर राज्यों में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद उन्हीं राज्यों में जिन राज्यों में विधानसभा ने कानून पास करके लोकसभा को दिया है कि इस राज्य में विधान परिषद बनना चाहिए, उसी राज्य में विधान परिषद का गठन होता है। लेकिन ये मान लिया जाता है कि राज्य में इसकी स्थिति ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से केंद्र में राज्यसभा की होती है और यहाँ पर विधानसभा। क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान में रखिएगा कि जो कानून पास करके देते हैं राज्य में, तो ये सदन तो 2 ही हो गए, विधानमंडल के 2 सदन, एक विधान परिषद, एक विधानसभा, और राज्यपाल एक तरीके से अभिन्न अंग है इसका। ये भी आप एक्सेप्ट करिएगा। अब ये दोनों कानून पास करके देंगे तो हस्ताक्षर कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो कानून बनाने में इन दोनों की भूमिका यहाँ पे भी शामिल कर ली जाती है। क्लियर मित्र? इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो फिर से सुन लीजिएगा, जो स्थिति केंद्र में राज्यपाल की, राष्ट्रपति की होती है, वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की। जो वहाँ राज्यसभा की होती है वो स्थिति यहाँ पर विधान परिषद की। जो स्थिति वहाँ पर लोकसभा की होती है वही स्थिति यहाँ पर विधानसभा की होगी राज्य में। और जो स्थिति केंद्र में संसद की होती है वही स्थिति राज्य में विधानमंडल की होती है। आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं, राष्ट्रपति के पावर और राज्यपाल में पावर में अलग अलग भिन्नता है। राष्ट्रपति पीएम की सलाह मानने के लिए बाध्य हो सकता है, राज्यपाल नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, वो एक विशेष अंतर है। मैं यहाँ अंतर ऊर्ध्वाधर में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्षैतिज स्तर पे बात कर रहा हूँ। यहाँ सिचुएशन के पर आधार बात कर रहा हूँ कि ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कानून बनाने के संदर्भ में, पावर के संदर्भ में जहाँ जहाँ वो स्थिति होती है वहाँ वहाँ ये इनकी स्थिति होती है। तो वो बेसिक अंतर कुछ अलग है जो हम एक टॉपिक वाइज पर आपको पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, कानून बनाने में ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है कि अब आपसे कोई पूछे कि संसद, व्यवस्थापिका, विधायिका, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद क्या क्या होता है, इसके बारे में अब आप बता सकते हो। ठीक है, इतनी थोड़ी समझ। इसके बारे में जब मैं टॉपिक पे आऊँगा इसके बाद तो उस पर डिटेल से चर्चा करूँगा। लेकिन अभी यहाँ पर एक बचा हुआ है कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ठीक उसी तरीके से मित्रों, जिस तरीके में केंद्र सरकार में आपने कार्यपालिका को देखा कि 2 भागों में विभाजित किया गया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी कार्यपालिका के 2 भागों में विभाजित करके देख लेते हैं। एक हम देख लेते हैं अस्थायी कार्यपालिका और दूसरा अस्थायी। अब आप जानते हो कि जिस तरीके से वहाँ संघ लोक सेवा आयोग चयन करती है लोगों की, स्टेट गवर्नमेंट, उसी तरीके से अब यहाँ पे हर राज्य अपनी अपनी क्या निकालता है, अपनी अपनी भर्ती निकालता है। जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, वह उसके अधीनस्थ वो सारे वैकेंसी निकालते हैं। तो ये जो आयोग स्टेट लेवल पे होते हैं तो ये सेवा कहाँ देंगे? राज्य लेवल पे देंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? नौकरशाह। आपने डीएम, एसपी, ये सब नौकरशाह देखे होंगे जो एक तरीके से केंद्र के एजेंट माने जाते हैं। लेकिन एसडीएम, डीवाईएसपी और जो स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसियाँ निकालती हैं वो सब राज्य के नौकर होते हैं और इनका चयन होता है तो ये 60 साल के लिए होते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अस्थायी कार्यपालिका में 2 भाग, एक राज्यपाल जहाँ पर राष्ट्रपति होता था वहाँ पर राज्यपाल हो जाएगा, और जहाँ पे पीएम होता था वहाँ पे सीएम हो जाएगा, और प्लस मंत्रिपरिषद। ध्यान रखिएगा, केंद्र में भी मंत्रिपरिषद होते हैं, राज्य में भी मंत्रिपरिषद होते हैं, लेकिन केंद्र के मंत्रिपरिषद की पावर राज्य के मंत्रिपरिषद की पावर से ऊंची ही मानी जाएगी, क्योंकि हायरकी सिस्टम में ये संस्था जो है वह केंद्र के नीचे है।
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और वो कैसे होंगे वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए, राज्यपाल हमारे देश का क्या है? राज्य का, इसको राज्य का अवास्तविक प्रधान कहा जाता है। अवास्तविक, इसको राज्य का अवास्तविक प्रधान कहा जाता है। और सीएम को वास्तविक प्रधान कहा जाता है। ठीक, अगर राज्य का वास्तविक प्रधान बोले तो सीएम, अगर देश का वास्तविक प्रधान बोले तो पीएम, अगर राज्य का अवास्तविक प्रधान बोले तो राज्यपाल, और देश का अवास्तविक प्रधान बोले तो कौन हो जाएगा? तो राष्ट्रपति, और राज्य का तो राज्यपाल हो जाएगा। क्लियर? ये कार्यपालिका है मित्र। और राज्य में कई हाई कोर्ट होते हैं, क्योंकि संविधान में ये नियम है कि हाई कोर्ट 1 या 2 से अधिक राज्यों में हाई कोर्ट हो सकता है। राज्यपाल भी एक राज्य के लिए एक राज्यपाल हो ये जरूरी नहीं है। एक राज्यपाल 1 या 2 से अधिक राज्यों में सेवा दे सकता है। ठीक तरीके से, उसी तरीके से हाई कोर्ट भी 1 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अपनी सेवा दे सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक होंगे और हाई कोर्ट कई होंगे। अब उसको मैं न्यायपालिका के चैप्टर में डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से संविधान की संरचना तो आप समझ गए होंगे कि विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा और संसद, व्यवस्थापिका और विधायिका और राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये संविधान के किस तरीके से पार्ट हैं और इनको अंग क्यों बोला जाता है, ये भी आप चीज़ को समझते होंगे। अब देखिए मित्र, एक चीज़ मैं आपको यहीं पे क्लियर और भी कर देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने नाम सुना होगा कि इसको अंग क्यों बोला जाता है। अब जरा समझिएगा, आप जरा एक चीज़ समझिए कि मैंने आपको एक संविधान की डिफिनीशन में बताया था कि राज्य के कर्तव्य और अधिकार। अगर हम राज्य के कर्तव्य और अधिकार की बात करते हैं तो राज्य के कर्तव्य और अधिकार का मतलब कि राज्य के अंगों के कर्तव्य और अधिकार। राज्य के अधिकार और कर्तव्य का मतलब राज्य के अंगों कर्तव्यों का अधिकार। और राज्य के अंग की बात करें तो कौन कौन? वही संसद, कार्यपालिका और कौन? न्यायपालिका। ये है राज्य। जब राज्य के अधिकार एवं कर्तव्य की बात करते हैं तो इसका मतलब संसद के अधिकार कर्तव्य, कार्यपालिका के अधिकार एवं कर्तव्य और न्यायपालिका के अधिकार एवं कर्तव्य, ये अंग हैं। और इनके कर्तव्य और अधिकार बताए कहाँ गए हैं? बताए गए हैं संविधान के भाग में। और भाग किससे मिलकर बना हुआ है? अनुच्छेदों से। और इन्हीं अनुच्छेदों के माध्यम से इनके अधिकारियों कर्तव्यों के बीच में समन्वय बनाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि संविधान की संरचना के पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो कि पीएम, सीएम, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा ये किसके पार्ट हैं, या संविधान संरचना में कौन कौन आते हैं। क्लियर? ये एक बेसिक समझ से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। अब इसके बाद संविधान की जो संरचना के पार्ट हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, इनके कार्यों के बारे में मैं आपको एक लेक्चर और लेकर आऊँगा। तो अब इसके आगे की टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि आखिर में इनकी भूमिका क्या है, केंद्र सरकार के तीनों पार्ट के, राज्य सरकार के तीनों पार्ट के, या तो फिर संविधान के तीनों अंग के पार्ट में। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।